हेलो एवरीवन, मैं रतन सिंह पायल आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होगा घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी आपका दृढ़ पिंड है, जैसे ये को दृढ़ पिंड ले लिया मैंने। दृढ़ पिंड का आकार आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसका कोई भी एक आप घूर्णन अक्ष ले लेते हो। क्या ले लिया? ये घूर्णन अक्ष आपका बाहर भी हो सकता है, घूर्णन अक्ष आपका बीच में भी हो सकता है। तो ये मैंने क्या ले लिया? घूर्णन अक्ष ले लिया। जैसे ही ये पिंड घूर्णन गति करता है, जैसे इसको मैंने घूर्णन यूं करवा दिया, तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे पार्टिकल वर्तीय गति करेंगे। जैसे मैं दो तीन एक पार्टिकल लेता हूं, ये पार्टिकल है तो ये वर्तीय गति इस प्रकार से करेगा, दूर वाला है तो वो वर्तीय गति इस प्रकार से करेगा। ठीक बात है। अगर मान लो इस पूरी बॉडी के लिए कोणीय वेग ओमेगा है, तो इन सभी का कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है। यानी यहां पर घूर्णन गति के अंदर आपने जो कन्फर्म बात ये सीखी है कि कोई भी पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः अगर घूमता है, कोई भी पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः घूमता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? घूर्णन गति बोलते हो। ठीक बात है ना। फिर बाद में एग्जाम लायक बात आपने क्या की? एग्जाम लायक बात आपने ये की कि जो प्रत्येक कण है, दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण जो है, उस कण के लिए ओमेगा का मान क्या होता है? नियत होता है। यानी सभी कणों का कोणीय वेग क्या होता है? समान होता है। और ये ओमेगा ये बॉडी के समान होता है, दृढ़ पिंड के समान होता है, पिंड के समान होता है। तो ये मेरे हिसाब से ये बात याद होगी। दूसरी बात और आप ये सीख सकते हो कि प्रत्येक कण का वेग, प्रत्येक कण का वेग परिवर्तित होता है। या फिर यूं बोलो, एक ही वृत्त पर जितने कण पड़ते हैं उन कणों का वेग तो होता है समान, और अगर वृत्तीय पथ अगर चेंज है तो वेग क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। तो क्या बोलोगे? वेग परिवर्तित होता है। ये बात आपने समझी मेरे हिसाब से? ठीक ठाक है। तीसरी बात आप ये समझ सकते हो कि घूर्णन गति करने वाले पिंड के अक्ष पर कोई कण आ जाए, क्या बताया मैंने? अक्ष पर कोई पिंड आ गया तो उसका वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक बात है। तो फिलहाल में आपने बड़ी ऐसी बात ये सीखी है कि घूर्णन गति करने वाले पिंड के लिए प्रत्येक कण का कोणीय वेग आप क्या कर दोगे? नियत कर दोगे। कोणीय वेग आपका नियत है तो आप ये बोलोगे, देखो ओमेगा नियत है तो एक चीज अपन लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो आप ये बोल सकते हो टी भी आपका क्या होता है? नियत होता है। ओमेगा इक्वल टू एक होता है 2 पाई एन, एन फॉर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो आप ये बोलोगे ओमेगा नियत है तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? आपकी नियत हो जाएगी। ठीक बात है। इसमें आपने क्या सीखा? ये सीखा है कि प्रत्येक कण नियत अक्ष के परितः है कौन सी गति करता है? घूर्णन गति, वर्तीय गति करता है। और ये सभी कण, ये सारे क्या कर रहे हैं? इस नियत अक्ष के परितः कौन सी गति कर रहे हैं? वर्तीय गति कर रहे हैं। और इसी गति को आप क्या बोलते हो? घूर्णन गति बोलते हो। मैंने ये भी कहा कि ये जो अक्ष है इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष बोलते हो। यह घूर्णन अक्ष कोई जरूरी नहीं है अंदर ही हो, ये आपकी बाहर भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर 3-4 एक ये कुछ शब्द आते हैं जो कि वर्तीय गति के अंदर भी हैं और यहां भी हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही चीज है कि ये तो आपका, एक मिनट के लिए थोड़ी देर पहले अपने बनाया था कि प्रत्येक कण वर्तीय गति करता है
और वर्तीय गति करता है तो इस प्रकार से करेगा, किसी एक कण की वर्तीय गति ये लिखती है। इसका अक्ष ये मान लिया, ये जो आपका जो मार्कर है इस मार्कर के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। माना कि ये जो कण है शुरुआत में था आपका, शुरुआत में आपका यहां पर है, इस पॉइंट ए पर है, सेंटर मैंने क्या बताया, ओ बताया, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में ये कहां पहुंच गया, आपका पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो इसने कोण कितना कवर कर लिया, ये कोण कवर कर लिया डी थीटा, और इसी को क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो कोणीय विस्थापन डायग्राम के अनुसार देखें तो ये किससे दिया जा रहा है, डी थीटा से दिया जा रहा है। बात क्लियर हो गई। अगर आप डी थीटा से लिखते हो तो आप मेरे हिसाब से ये भी लिखोगे इसका ऐसा मात्रक, अगर ये कोण है तो इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। पढ़ा हुआ है मेरे हिसाब से, कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। फिर बाद में आप इसकी विमा डायमेंशन फॉर्मूला, विमा फाइंड आउट करते टाइम या तो डायरेक्ट याद रखो या फिर आप बोलोगे कोण थीटा इक्वल टू क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। ठीक है, चाप भी एक प्रकार की लंबाई है और त्रिज्या भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई है। तो इसकी विमा आप लिखोगे विमाहीन, डायमेंशनलेस। क्या बोलोगे, डायमेंशनलेस। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m0, l0 और t0 लिखोगे। ये भी याद कर लिया। तीसरी बात कि ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, है ना। नॉर्मली पूछा जाए तो आप लिखोगे ये एक सदिश राशि है। जैसे मैं बोलूं अल्पकोणीय विस्थापन, अल्पकोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होता है। क्या बताया मैंने, अल्पकोणीय विस्थापन एक सदिश राशि होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। कंफर्म याद करना, ये साफ साफ अपनी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर कोणीय विस्थापन का मान ज्यादा हो, यानी कोणीय विस्थापन बड़ा हो, ज्यादा हो, तो आप बोलोगे ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि बताइए, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बात है, ये बातें याद होगी मेरे हिसाब से, याद होगी। तो इसके आगे अपन बात करते हैं नंबर नेक्स्ट। इसके बाद में अपना आता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को नॉर्मली क्या लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था कि घूर्णन गति के अंदर प्रत्येक कण है वो कैसी गति करता है, वर्तीय गति करता है। और शुरुआत में देखो ये अपना यहां पर था और फिर बाद में अपना यहां गया। ये कोण आपका क्या था, डी थीटा, जिसको आपने क्या लिखा था, कोणीय विस्थापन लिखा था। माना कि यहां से यहां पहुंचने में, ए से बी पर पहुंचने में उसने टाइम क्या ले लिया, dt ले लिया। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है हमेशा, तो आप लिखोगे कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। बात ठीक है। अगर इसको लिखना है फॉर्मूले के रूप में तो आप लिखोगे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। अगर ये कर लिया तो आप इसका ऐसा मात्रक बताओगे, इसका ऐसा मात्रक, तो कोण का ऐसा मात्रक क्या था आपका, रेडियन, और डी टी यानी समय का ऐसा मात्रक क्या आपका, सेकंड। तो आप बोलोगे रेडियन पर सेकंड बोलोगे। फिर बाद में इसका आता विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के अंदर कोण का विमीय सूत्र है, तो आप क्या लिखते हो, m0, l0 और t0। समय सेकंड का विमीय सूत्र आप क्या लिखोगे, t। पावर लगाओ तो पावर 1 लगाओगे। ये 1 t की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, आप लिखोगे m0,
L0 और t-1। ये बात भी ठीक है। फिर बाद में आप ये बोलोगे ओमेगा जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा, देखो इसकी दिशा बोलते टाइम आप ये बोल सकते हो, या तो ये बोलोगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो मैं हमेशा लिखता हूँ दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दिया जाता है। अंगूठे के नियम से इसका डायरेक्शन का नियम दिया जाता है। उससे साथ साथ एक चीज और देखो, मैं आपको बताऊं कि कोई भी कोण का मेजरमेंट जब अपन करते हैं, ये आपने कोई कोण लिखा, कोण का मेजरमेंट करते टाइम जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, कैसे चलते हो? एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलते हो, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो कोण जो है ना, कोण थीटा हमेशा आपका लिया जाता है पॉजिटिव। अगर आप कोण का मेजरमेंट करते टाइम, जैसे कई बार ये नहीं हो जाता क्या कि कोण का मेजरमेंट इस तरफ करते हो आप उल्टा, या एक दोबारा बना रहा हूं, कोण आपका यूं बन गया है ना, तो मेजरमेंट आप यूं करते हो, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। और क्लॉकवाइज आप थीटा या डी थीटा जो है वो हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। तो देखो आप यहां से आओ, देखो अपन ने जो बात की थी, ये चल रहा है अपना, ये चल रहा है। अगर आप डी थीटा का मेजरमेंट करते टाइम एंटी क्लॉक चलो, मैंने क्या बोला? अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका ओमेगा जो है टी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटी क्लॉक चलने पर डी थीटा जो है वो आपका क्या होता है? पॉजिटिव है, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात ठीक है। इसके बाद में क्लॉकवाइज जब चलते हो, क्लॉकवाइज, तो आप लिखोगे ओमेगा जो है वो क्या आता है आपका? नेगेटिव लिया जाता है या फिर होता है। मेरे हिसाब से सारी बात याद होगी। चलो याद होगी तो आगे एक थोड़ी सी बात ये कर लें। ओमेगा का एक संबंध होता है अपना कैपिटल टी के साथ, और कैपिटल टी को आप बोलते हो आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कैपिटल टी। तो आप क्या बोलोगे? एक चक्कर, या तो बोल दो एक चक्कर, या बोल दो एक घूर्णन में लगा समय, में लगा समय। चूंकि यहां पर गति कैसी है? यहां पर गति है घूर्णन गति है, तो आप ये लिखोगे एक घूर्णन में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। अगर ये समय है, अगर ये समय है तो इसको आप किस में मापोगे? सेकंड में मापोगे। किस में मापोगे? सेकंड में मापोगे। ठीक बात है। फिर बाद में एक नाम आता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये होता है एक सेकंड में कितने चक्कर कर लिए या कितने घूर्णन कर लिए, है ना? एक सेकंड में किए गए घूर्णन या फिर चक्कर या चक्रों को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। बात ठीक है। तो देखो अब मेरा टारगेट था इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। अगर मैं एक चक्कर की बात करता हूं, एक चक्कर की बात करते हैं, तो ये आपका सर्कुलर पाथ है। शुरुआत आपने यहां से की, यहां से शुरुआत की आपने ए से, तो एक चक्कर जब यूं घूम के आओगे तो आपने कोण कितना डी थीटा है वो कितना कर लिया? एक पूरा राउंड जब करते हैं तो कोण हो जाता है 2 पाई, क्यों पूरा का पूरा कोण है कितना आपका? यहाँ ये जो कोण है कितना है? 2 पाई है। या फिर अपन लिख देते हैं इसको 360। क्या लिख देते हैं? 360 लिख देते हैं, है ना? अच्छा, एक चक्कर का टाइम यानी dt है वो उसको आप क्या बोलते हो? t बोलते हो। फिर बाद में पहला जो संबंध और बढ़िया चीज है आप कभी नहीं भूलोगे, ओमेगा बराबर थोड़ी देर पहले अपने लिखा था डी थीटा अपॉन डी टी।
यहाँ डी थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। तो एक संबंध आपका ये आ गया। दूसरा संबंध आपका ये होता है कि आवर्ती जो है वो 1/t के बराबर होती है, या फिर मैं ये लिखूं t बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/n होता है। तो ये संबंध आपका चेंज हो जाएगा, यहां से ओमेगा इक्वल टू लिखा जाएगा 2 पाई अपॉन तो t हो गया, और 1/t की जगह क्या लिख सकता हूं, n। तो ये आ गया आपका 2 पाई n आ गया। तो इस प्रकार से ये 2-3 संबंध आते हैं, बार बार काम में लिए जाते हैं। ध्यान रहे, सेम संबंध आप सर्कुलर मोशन करते हो उसमें भी याद रखते हो, वर्तीय गति के अंदर भी यही है, या कहीं और भी अपन कोणीय आवर्ती एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब पढ़ते हैं तब भी ये सेम फॉर्मूले काम में लेते हैं। तो बढ़िया ये रहेगा अपन इसको यहीं पर याद कर लिया जाए। ठीक है, चलो इसके बाद अगला है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, तो देखो थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोणीय वेग में, वेग की डेफिनेशन होती है रेखीय वेग में परिवर्तन की दर को रेखीय त्वरण कहते हैं। रेखीय त्वरण को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, त्वरण ही बोलते हैं, एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। यहां पर बात हो रही है कोणीय की, तो आप लिखोगे कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। अगर dt टाइम में आपका कोणीय वेग कितना बन गया, d ओमेगा बन गया, तो कोणीय त्वरण जो है ये लिखा जाता है अल्फा से, और ये आपका दिया जाएगा d ओमेगा अपॉन dt से दिया जाता है। अब आगे वही बातें दोबारा शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो इसका SI मात्रक, तो d ओमेगा यानी कोणीय वेग का जो मात्रक है वो अपने पास में था रेडियन पर सेकेंड था। फिर बाद में dt है, इसका क्या आता है आपका s होता है। ठीक बात है, ये अगर आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा रेडियन अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखोगे इसकी विमा या विमीय सूत्र, पूरा नाम है विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, रेडियन का तो कुछ नहीं होता है m0 l0 और t0, और सेकंड की पावर 2 का क्या लिखेंगे, t2 लिखेंगे। इसके लिए फिर बाद में ये आपका बन जाएगा m0 l0 और t-2 लिखा जाएगा। ये t की पावर 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तीसरी बात ये लिखोगे, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो मेरे हिसाब से ये भी सीख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है तो ये भी आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। ठीक बात है। अब देखो अगला जो पॉइंट है अपना, ये लिखेंगे अपन रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, वेग ओमेगा में संबंध अपन लिखते हैं। आप देखो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी कंपटीशन में हो, ये टॉपिक अपना ग्रेड द्वितीय और किसी और कंपटीशन में भी है, ये जैसे लैब असिस्टेंट है उसमें भी है। तो आपको तो डायरेक्ट याद करना होगा। अगर डायरेक्ट याद नहीं करते हो, प्रूव अगर याद करना चाहते हो, तो देखो अपन लोग क्या जानते हैं, कोण इक्वल टू क्या होता है, कोण इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। कोण की जगह मैं लिख सकता हूं थीटा। देखो जैसे इस प्रकार से है, शुरुआत में अपन यहां थे, बाद में कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो आपका चाप क्या हो गया, ये तो हो गया आपका चाप की लंबाई माना कि s है, ये होगी इसकी क्या होगी, त्रिज्या हो गई, ये इसका क्या हो गया आपका कोण हो गया। तो यहां से लिखेंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन r। ठीक है ना, यहां से s बराबर आपका आ गया r और थीटा। ठीक है ना,
एस, इसको देखो एक सेकेंड, अगर ए और बी पास पास हों, ए व बी अति निकट हों, अति निकट हों, तो एस जो है वो विस्थापन को दर्शाएगा। एस जो है वो किसको दर्शाएगा? विस्थापन को दर्शाएगा। यानी इसी को, वही तो चाप है और वही क्या है? विस्थापन है। ठीक है ना, क्योंकि विस्थापन आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन ये होता है वैसे, लेकिन ये दोनों अगर पास पास हो तो ये दोनों एक ही लाइन हो जाएंगे दोनों। ठीक बात है। तो देखो वेग की परिभाषा से अपन जानते हैं वेग v इक्वल टू, आपने याद कर रखा डी आर अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, याद कर रखा होगा। तो अपन क्या लिखते हैं? v इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी। एस की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाएगा आपका डी वाई डी टी, और एस की वैल्यू आपकी आर और थीटा। किसी भी सर्किल के लिए, वर्त के लिए आर कांस्टेंट होता है, तो ये आपने निकाल दिया, आर तो बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया डी थीटा अपॉन डी टी। और अपन लोग ये जानते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर होता है, कोणीय वेग के बराबर होता है। तो देखो ये अपना फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू आप क्या लिखोगे? आर ओमेगा। ये आप याद रखना है, अपन को डायरेक्ट भी याद रखना है, परीक्षा में बार बार अपने काम में आएगा। फिर देखो इसी का अगर सदिश रूप लिखना चाहें, इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो देखो सदिश रूप आप ऐसे लिखोगे, v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखोगे। और भाई माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आर क्रॉस ओमेगा कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन लोग ये जानते हैं कि सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, ये नहीं करता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। फिर देखो नॉर्मली अपन वर्तीय गति के लिए यही फॉर्मूला काम में लेंगे, वर्तीय गति के लिए यही फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि आर और ओमेगा जो होते हैं दोनों उसमें क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देखो कैसे, ये थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बनाता हूं यहाँ पर। देखो ये अपना वर्त है, इसमें किसी पॉइंट की अगर मैं बात कर लेता हूं, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो गई। तो रेडियस की डायरेक्शन आपकी ये हो गई। यहाँ अगर वो वेग यूं गति कर रहा मान लो, तो इसकी वेग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेग की डायरेक्शन हो जाएगी थोड़ा सा इधर, आपकी ये हो जाएगी v वेक्टर की, और ये हो गई r वेक्टर की। फिर बाद में आता है ओमेगा, है ना। ओमेगा के लिए ध्यान देने वाली बात है, आप यूं पढ़ोगे, ओमेगा जो होता है वो देखो इस प्रकार से पढ़ोगे आप, इसके तल के लंबवत। तो इसको लिखने का मेरा जो तरीका है वो इस प्रकार से होगा कि ओमेगा की डायरेक्शन आपकी ये होगी, ये O है, ये आपका क्या हो गया? ओमेगा हो गया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका हमेशा यूं होता है, ठीक है ना। अब सुनना एक मिनट के लिए कि वर्तीय गति में R और ओमेगा के बीच में, ये तो आपका R है, ये ओमेगा। देखो लिखने के लिए ऐसे लिखा, आप इसको दिमाग में ऐसे रखोगे, ये यूं होता है। तो R और ओमेगा के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो गया, हमेशा ये रहेगा। कौन सी गति के लिए? सर्कुलर मोशन के लिए। ध्यान देने वाली बात ये देखो, एक सेकंड, V और ओमेगा के बीच का कोण भी कितना है? 90 है। गौर करना, ओमेगा मैंने यूं बताया था, ओमेगा इस प्रकार से बताया था, ठीक है ना। और V आपका क्या है? यहाँ है। तो इस V वेक्टर को मैं यहाँ भी तो लिख सकता हूँ, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। फिर बाद में बात ये आती है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा दाहिने हाथ के, राइट हैंड नियम से दी जाती है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आप दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार से, ये घुमाने का तरीका और ये उसकी डायरेक्शन, इस प्रकार से आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से देखो, थोड़े मैं बात करूं, अगर मोस्ट की बात करता हूं,
यहां संबंध में देखो कंपटीशन की अगर मेरी बात है तो इतनी रामायण अपन को याद न करके आप ये सीखोगे कि आपने ये सीखा V इक्वल टू क्या होता है R ओमेगा होता है, सीख लिया। अगर आप सीखना चाहो सदिश, इसका सदिश रूप क्या है तो आप ये सीखोगे इसका सदिश रूप होता है V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R होता है। ये आप कभी नहीं भूलोगे। ये बात ठीक है, बात समझ आ गई मेरे हिसाब से इतनी। अब देखो ये समझ आ गई तो आगे अपन चलते हैं। एक होता है अपना रेखीय त्वरण, क्या होता है? रेखीय त्वरण होता है, और रेखीय त्वरण को अपन लिखते हैं ए से। वह कोणीय त्वरण, वह कोणीय त्वरण, और उसको अपन लिखते हैं अल्फा। में संबंध क्या है? में संबंध आपका क्या है वो अपन लिखेंगे, ठीक बात है। तो सबसे पहले इसको दो प्रकार से देखो करने की कोशिश करेंगे। अपना एक तो ये है कि अपन लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस R होता है ऐसे कुछ। फिर बाद में इसको डिफरेंशिएट कर दो, अवकलन कर दो। अवकलन करने पर आपके पास में यह आ जाएगा dV अपॉन dt दैट इक्वल टू d अपॉन dt और ओमेगा क्रॉस R आ जाएगा, ठीक बात है मेरे हिसाब से। अभी इसके बाद में आप ये भी लिखोगे, यहां पर देखो एक बार तो पूरा लिखते हैं, इसका इसके सापेक्ष करेंगे तो ये आएगा d ओमेगा अपॉन dt और इनटू में क्या आ गया आपका R वेक्टर, प्लस इस ओमेगा को छोड़ दिया और R को करेंगे तो लिखा जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt। कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग ये जानते हैं d ओमेगा अपॉन dt। अगर मैं केवल घूर्णन गति की बात करता हूं, है ना, घूर्णन गति के साथ साथ एक पॉइंट और हो जाए वो साथ लेके चल रहा हूं। अगर मैं केवल घूर्णन गति की बात करता हूं, रोटेशनल मोशन की बात करता हूं, तो मैंने शुरुआत में एक बात लिखी थी कि उसका ओमेगा क्या होता है? नियत होता है। प्रत्येक पार्टिकल के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? नियत होती है। अगर ओमेगा नियत है तो आप लिखोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन ये अपन मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको समझो। डी ओमेगा अपॉन डी टी आपका क्या होता है? अल्फा, और वेक्टर है तो वेक्टर, और क्रॉस क्रॉस फिर आर वेक्टर। बात ठीक है। ठीक ऐसे ही बीच में प्लस है तो प्लस, ओमेगा की जगह आपने लिखा ओमेगा वेक्टर, और डी आर अपॉन डी टी ये क्या होता है आपका? वी वेक्टर। अगर मैं घूर्णन गति की बात करता तो ये तो जाता 0 हो जाता, तो ये तो आपका क्या हो जाता? 0, और बचता क्या? ये बचता है, ठीक है। तो देखो आगे अपन क्या लिखते हैं, ये आपका कहलाता है, दो टाइप के त्वरण हो गए। ये साइड में dv अपॉन dt है तो ये तो हो गया आपका a वेक्टर, ये तो क्या हो गया आपका? a वेक्टर हो गया, और ये कहलाता है आपका एक त्वरण आपका ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक बात है। तो देखो ये कहलाता है at टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, और ये कहलाता है ar रेडियल एक्सेलेरेशन कहलाता है। यानी इसको तो बोलते हैं स्पर्शीय त्वरण, क्या बोलते हैं? स्पर्शीय त्वरण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेडियल का मतलब त्रिज्यीय, त्रिज्यीय त्वरण बोलते हैं। इतनी बात भी याद होगी सबके, है ना। तो आओ देखो आगे चलते हैं। यानी आपने संबंध क्या सीखा? संबंध आपने ये सीखा है फिलहाल कि A को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक तो था AT, T फॉर टेंजेंशियल स्पर्शरेखीय, और दूसरा आपका था AR वेक्टर, AR वेक्टर है, ठीक है ना। AT आपका क्या लिखा था? अल्फा क्रॉस, और आपने लिखा था V वेक्टर,
अल्फा क्रॉस नहीं भाई वी वेक्टर नहीं था, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, और एक आपने लिखा था ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर लिखा था। ठीक बात है। अब देखो ये तो हो गया पूरा का पूरा आपने ए वेक्टर याद कर लिया है ना। अब देखो बहुत ही डायरेक्ट याद करना चाहो, डायरेक्ट में आप केवल ये लिखोगे कि v इक्वल टू क्या होता है आपका आर ओमेगा। ठीक बात है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो v की जगह तो आ जाएगा a, और r को कांस्टेंट तो पड़ा रहेगा अपना, r कांस्टेंट है तो क्या रहेगा अपना पड़ा रहेगा। ठीक है ना। फिर बाद में ओमेगा की जगह लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा अल्फा, ये समझ आ गया अपना। इसका सदिश रूप अगर लिखना चाहो r कांस्टेंट है डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू आपका क्या हो गया एक सेकेंड, ये हो गया आपका अल्फा, ये तो लिखा आर अल्फा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं वेक्टर तो देखो आपका आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा अल्फा क्रॉस आर लिखा जाएगा, ये आ गया। अब थोड़ा सा देखो एक सेकेंड, आप इसमें भी कर सकते थे, अगर आर कांस्टेंट हो तो ये 0 हो जाएगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो आपका ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। तो भाई एक सेकंड मेरी बात सुनना, अगर दिमाग खराब है हो रहा है तो अपन कम से कम ये तो याद रख सकते हैं, ये तो क्या ये आप याद रख सकते हो। अब बात ये आती है कि स्पर्शरेखीय त्वरण की डायरेक्शन किधर है। ये अपना वर्ताकार पथ था, ये अपना क्या था वर्ताकार पथ है। हमेशा जैसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये आपका पार्टिकल है, ये माना कि ये गति इस प्रकार से है, यहां वाला पार्टिकल है, इसका स्पर्शरेखीय त्वरण की डायरेक्शन हो जाएगी स्पर्शरेखा के अकॉर्डिंग, तो ये तो आपकी क्या हो गई स्पर्शरेखीय ए टी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक बात है। फिर बाद में एक होता है रेडियल, रेडियल को आप लिखते हो ए आर से लिखते हैं, तो ये किधर होती है इसकी सेंटर की ओर डायरेक्शन। ठीक बात है ना। यानी अपने पास में 2 टाइप के त्वरण आ गए। अब आपको परिणामी निकालना है, परिणामी निकालने के लिए से पहले ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो ए आर आर कैप, यानी ए आर आर की दिशा में यूनिट वेक्टर प्लस ए टी और टी कैप, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक बात है। अब बोलो इसका परिमाण अगर लिखना हो तो ए वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ध्यान रहे कि अगर परिमाण लिखते हैं तो ये लिखा जाता है ए प्लस बी प्लस 2ab कोस थीटा, क्योंकि यहाँ ए आर और ए टी वहाँ देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है। अगर एंगल 90 है तो आप कोस थीटा को यानी कोस 90 को आप क्या कर दोगे 0 कर दोगे। क्या इतनी बात ठीक है। तो भाई इस प्रकार से है। थोड़ा सा मैं समराइज करता हूं, और समराइज के रूप में 3-4 लाइन ही आपको याद करनी है, 5 लाइन बोल दो। सबसे पहले मैंने बताया कि कोणीय गति के अंदर, घूर्णन गति के अंदर एक कोणीय विस्थापन होता है, उसको अपन किससे लिखते हैं डी थीटा से लिखते हैं। और दूसरा मैंने आपको यह बताया कि इसका जो ओमेगा है वो क्या होता है डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ओमेगा के लिए आपने नाम बोला था कोणीय वेग बोला था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला ये भी करवाया था 2π/t, और फिर करवाया था 2πn, ये किया था। तीसरा मैंने ये आप डिस्कस किया फिलहाल कि इसमें होता है अल्फा, अल्फा यानी कोणीय त्वरण, और ये दिया जाता है डी ओमेगा अपॉन डी टी से दिया जाता है। ठीक है ना। फिर बाद में चौथी मैंने बात की है इनका संबंध अगर बहुत ही सरल तरीके से याद करो तो एक संबंध तो ये था v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, और दूसरा संबंध ये किया था मैंने a इक्वल टू होता है अल्फा आर। सदिश रूप किया था तो इसी का लिखा था v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये किया है।
और इसका जो सदिश रूप लिखा था ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आर इसमें बाद में और इसमें भी बाद में है। फिर बाद में और थोड़ा मैं गहराई में गया था, नंबर 5 गहराई में गया था, तो त्वरण अपना हुआ था 2 प्रकार का। ए वेक्टर इक्वल टू एक तो था ए आर कैप और दूसरा था ए टी और टी कैप। ये आया कैसे था उसकी मैं बात करूं तो मैंने फॉर्मूला उसी से निकाला था, वी वेक्टर इक्वल टू यह आया था आपका ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। इसी को डिफ्रेंशिएट किया था तो ये आ गया था, देखो एक सेकंड यहाँ से ए वेक्टर इक्वल टू यहाँ से एक तो आया था अल्फा क्रॉस आर और एक आया था आपका ओमेगा क्रॉस वी, ये लिखा था। और फिर शायद मैंने देखता हूँ गलत तो नहीं बता दिया, इसको मैंने टी लिखा है और इसको ए आर लिखा, सही है, करेक्ट है। ये आपका क्या है ए टी है और ये आपका क्या है ए आर है, आर फॉर रेडियल। फिर मैंने बात की थी कि इसमें ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखूं, ए का मैग्नीट्यूड आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो मैंने ये बताया था ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे जड़त्व आघूर्ण की बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और उसमें किस प्रकार से क्या कुछ होता है और इस पर कुछ अपन न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से तो इसमें न्यूमेरिकल केवल एक बनता है तो केवल ये बनता है कि आपको थीटा दे दे ओमेगा पूछ ले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ओमेगा दे दे अल्फा पूछ ले तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर देखो आपको ओमेगा दे दिया और एक आर वेक्टर दे दिया और फिर ये अगला पूछे कि वी वेक्टर निकालो। तो अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्या बताया मैंने, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपने अलग से कोई एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कर लिया अपने। फिर बाद में सेम ऐसे ही फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो अगला आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि स्पर्शरेखीय त्वरण निकालो या फिर स्पर्शरेखीय रेडियल या त्रिज्यीय त्वरण निकालो या फिर पूछेगा परिणामी निकालो। तो ये तो आपका क्या है, अपने जो बात की है यह है परिणामी। ये क्या बताया मैंने, परिणाम बताया है। और यहाँ पर ये जो बात की है ये आया कैसे वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है शॉर्ट में बहुत ही।